हिंदुत्व को लेकर सलमान खुर्शीद की लगाई आग अभी बुझी भी नहीं कि राशिद अल्वी ने पेट्रोल डाल दिया और एक बार फिर सियासत धूं धूं कर जल उठी। बीजेपी हमलावर है, कांग्रेस की तरफ से सफाई आ रही है। हिंदू धर्म को का सम्मान करता हूं, जो हिंदू धर्म मैंने महात्मा गांधी से सीखा है। इनका कौन सा हिंदू धर्म है, कैसा हिंदू धर्म है? बोको हरम को मैं कैसे मान लूं बताइए, और आईएसआई को मैं कैसे मान लूं? राजनीति में अब हिंदुत्व क्यों डराने लगा? आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, वो निश्चय होशियार रहने की जरूरत है। जय श्री राम वाले क्यों राक्षस कहलाने लगे? देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। जिन्ना भारत में क्यों पसंद आने लगे? सियासत भटकी, हिंदुत्व पर अटकी। भारत का हिंदुत्व समझना इनके बूते की बाहर की बात है। ये वोट की राजनीति कर सकते हैं। सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी, राहुल गांधी, शशि थरूर, दिग्विजय सिंह, सिर्फ नाम अलग है, पार्टी और उसकी ओर से किया जा रहा प्रयोग एक है, वो है कांग्रेस का हिंदुत्व पर हमला करना। आप खुद सुनिए, सलमान खुर्शीद के बचाव में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने क्या कहा है कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है। क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। राहुल गांधी से पहले राशिद अल्वी ने भी जय श्री राम का नारा लगाने वालों पर निशाना साधा है और उन्हें राक्षस तक कह डाला। आजकल कुछ लोग देश के लोगों को जय श्री राम का नारा लगा के गुमराह भी करते हैं। ऐसे लोगों से हमें होशियार रहना चाहिए। हनुमान जी ऊपर जा रहे, वो राक्षस नीचे बैठ के जय श्री राम का नारा लगा रहा। आजकल तो बहुत लोग लगाते हैं। मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी राक्षस होता है। मैंने कहा है कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी मुनि नहीं होता। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल में एक कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने जय श्री राम को लेकर पहले एक विवादित बयान दिया, लेकिन जब अल्वी के बयान पर हंगामा शुरू हुआ तो उन्होंने आरोपों से इनकार कर दिया। लेकिन इससे विवाद खत्म नहीं हुआ। बीजेपी लगातार हमलावर है। ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। और जो प्रयोगशाला के सबसे बड़े नेता हैं, प्रयोगशाला के मुख्य अध्यापक हैं, वो खुद गांधी परिवार के राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी जी के कहने के बाद सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, दिग्विजय जी, मणिशंकर अय्यर, फहरिस्त बहुत लंबी है। ये लोग हिंदू धर्म के विरोध में अनर्गल वक्तव्य देते हैं। सवाल है कि हिंदुत्व अगर बीजेपी का एजेंडा है तो फिर कांग्रेस बार बार इसे क्यों उछाल रही है? क्या ये सब अचानक हो रहा है? क्यों किसी को जिन्ना भाने लगे हैं? क्यों किसी को हिंदुत्व डरा रहा है? सियासत में कुछ भी अचानक नहीं होता। यहाँ हर मुद्दे का अपना एक मकसद होता है। बता दें कि अगले साल यूपी में चुनाव होने हैं, जहाँ दशकों से हिंदुत्व एक अहम मुद्दा बन गया है। बीजेपी राम मंदिर और हिंदू हितों की सुरक्षा का दावा करती है, तो वहीं विपक्षी उस दावे की हवा निकालने में रहते हैं और इसी राजनीति के चक्कर में हिंदुत्व को बदनाम किया जाता है। जाति और संप्रदाय के आधार पर समाज को तोड़ा जाता है, वोटों का ध्रुवीकरण किया जाता है। तभी तो अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए जिन्ना प्यारे लगने लगते हैं, तो जय श्री राम करने वाले राक्षस दिखने लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मरुधना में लगातार पिछड़ रही बीजेपी फिर चिंतन मंथन के मोड में है। पार्टी ने पहले ही दिन कई बड़े नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराकर यह संदेश दिया कि उपचुनाव की हार 2023 की जीत का रास्ता नहीं रोक सकती। उपचुनाव में हार, चिंतन मंथन मोड में बीजेपी। प्रदेश प्रभारी फूंकेंगे कार्यकर्ताओं में नई जान। 2023 में दल बदलू कराएंगे बीजेपी का बेड़ा पार। मरुधरा में लगातार पिछड़ रही बीजेपी फिर चिंतन मंथन के मोड में आ गई है।
पंचायत और उपचुनाव में कांग्रेस से मिली करारी शिकस्त के बाद बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जयपुर दौरे पर हैं। वो हार के कारणों की समीक्षा के साथ साथ पार्टी में नए सिरे से जान फूंकने का काम कर रहे हैं। थोड़ी सी टिकट के चयन में, कैंडिडेट के चयन में हमारी चूक रह गई और उसके साथ साथ कुछ अन्य भी कारण है, उसको जरूर हम समीक्षा करेंगे। हमारे वोट का डिवीजन हुआ है। कांग्रेस भी 1/3 या थोड़ा उससे ऊपर अधिक वोट पाई, उससे अधिक मत उनको नहीं मिला है। कारणों की समीक्षा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कमी उसकी चिंता जरूर दूर करेंगे, लेकिन है एक जरूर इससे कांग्रेस को भी इस खुशहाली में नहीं रहना चाहिए कि सब कुछ ठीक है। सबको मालूम है कि अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही राजस्थान में बनने वाली है, ये सुनिश्चित है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जिस प्रकार से यहाँ पे है, अपराधीकरण जो है, जंगल राज यहाँ पे है, और तो और इस सरकार अपने आप में इतना मंदमस्त है कि देश के अन्य राज्य जब वैट डीजल पेट्रोल पे वैट घटा रही है तो ये घटा भी नहीं रही है। अपराधीकरण बहुत अधिक है, वादा कोई इन्होंने पूरा नहीं किया और सोचते हैं कि 1-2 बाई इलेक्शन जीतने से कोई मामला बन जाएगा, तो ऐसा बनने वाला नहीं है। पूरे के पूरे सभी मंत्री वहाँ डटे हुए थे, धन बल का भी उपयोग किया गया, तो उसके माध्यम से एन केन प्रकारेण विधानसभा जीते हैं और उसके कारण थोड़ा और सरकार और मदमस्त हो गई है। सतीश पूनिया की तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी धारियावाद और वल्लभनगर में बुरी तरह चुनाव हार गई। 2 साल से भी कम समय में विधानसभा के चुनाव है, जिसमें पार्टी हर हाल में वापसी करनी चाहती है। बीजेपी की नजर दूसरे दलों के ऐसे नेताओं पर भी है जो उसे विधानसभा का रण जिता सकते हैं। ऐसे में कई नेताओं ने शुक्रवार को बिना किसी शर्त कमल का दामन थामा। गाज गिरना और गाज उठना नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि संगठन में सक्रियता बनी रहे, जीवंतता बनी रहे। उसमें जो लोग जिम्मेवारी के साथ काम करते हैं उन लोगों को अवसर भी मिले और हमारे संगठन को और ज्यादा दुरुस्त कैसे करें, इसकी चर्चा तो निश्चित रूप से होती है। 2023 में पार्टी में जीतने वाला जो योग्य उम्मीदवार होगा उसी पर चर्चा करेंगे। बहरहाल भाजपाई कुनबे में नए नेताओं की एंट्री से पार्टी न केवल हार से उबरेगी, बल्कि लंबे समय से चली आ रही गुटबाजी पर भी विराम लगेगा और वो पूरे जोश के साथ 2023 की लड़ाई लड़ सकेगी। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। छोटे निवेशकों के लिए आरबीआई ने 2 नई योजनाएं लॉन्च की हैं, जिनके तहत निवेशकों को सरकारी बॉन्ड्स में निवेश का सीधा मौका मिलेगा। साथ ही बैंकिंग से जुड़ी शिकायतों का समाधान भी आसान होगा। सरकारी बॉन्ड्स में निवेश आसान। ये आरडीजी अकाउंट निवेशक के सेविंग अकाउंट से भी लिंक होगा, जिससे सेल परचेज ऑटोमेटिक, खरीद फरोख्त का जो काम है ऑटोमेटिक संभव हो सकेगा। आप कल्पना कर सकते हैं लोगों को इससे कितनी आसानी होगी। शिकायतों के लिए एकीकृत लोकपाल। शिकायत निवारण के लिए खाता धारक को अब एक और आसान विकल्प मिला है। जैसे कि अगर किसी का बैंक अकाउंट लखनऊ में हो और वो दिल्ली में काम कर रहा हो, तो पहले होता ये था कि उसको लखनऊ के एम्बड्समैन को ही शिकायत करनी पड़ती थी। ऑनलाइन धोखाधड़ी पर शिकंजा। ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर फ्रॉड से जुड़े मामलों को एड्रेस करने के लिए आरबीआई ने इस योजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यापक उपयोग का प्रावधान किया है। इससे बैंक और जांच करने वाली एजेंसियों के बीच कम से कम समय में बेहतर तालमेल सुनिश्चित हो सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकिंग को और आसान बनाने के लिए आरबीआई की 2 योजनाओं को लॉन्च किया। आरबीआई की पहली स्कीम रिटेल डायरेक्ट स्कीम है। इसके जरिए सरकारी बॉन्ड्स में निवेश का सीधा मौका मिलेगा। बिना किसी मैनेजर के सरकारी बॉन्ड्स खरीदे और बेचे जा सकेंगे। छोटे निवेशकों के लिए ये योजना सबसे ज्यादा फायदेमंद होगी।
शिकायतों के लिए एकीकृत लोकपाल योजना भी शुरू हुई। ये योजना एक देश एक लोकपाल पर आधारित है। इसमें एक पोर्टल, एक ईमेल और एक एड्रेस की सुविधा होगी। पूरे देश में कहीं से भी बैंकिंग से जुड़ी शिकायत की जा सकेगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों योजनाओं से आम लोगों की जिंदगी में आने वाले बदलाव के बारे में बताया। साथ ही बैंकिंग की खामियों के लिए पूर्व सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम मजबूत होती अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। 2014 के पहले कुछ सालों में देश के बैंकिंग सिस्टम को जिस प्रकार से नुकसान पहुंचाया गया था, आज हर किसी को पता है कि कैसी स्थितियां पैदा हो गई थी, क्या कुछ नहीं हुआ था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर दिया। इस मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।